जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। यह वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज बैलेंस शीट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस शीट? व्हाट आर द आइटम्स इन बैलेंस शीट एंड हाउ ऑल दे आर क्लासिफाइड? ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होता है। देखिए, बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का, किसी भी फर्म का या किसी भी कंपनी का एक फाइनेंशियल पोजीशन को बतलाता है। दैट मीन्स इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। कोई भी कंपनी या फर्म जो बिजनेस कर रही है उसका क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इसका पता हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। इसको अगर हम सम अप करें तो हम इसको कह सकते हैं, बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन which reveals the monetary value of assets, liabilities and equities on a particular date। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट होता है जो उसके एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का मॉनेटरी वैल्यू बतलाता है, और यह भी किसी एक पर्टिकुलर डेट में बतलाता है। इसके जो भी आइटम्स होते हैं, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो लाइबिलिटीज हो या इक्विटीज हो, ये ओवर द पीरियड एक्यूमुलेट होते हैं। मतलब जब से बिजनेस एक्टिव हुआ है, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर के एज ऑन डेट, यानी बैलेंस शीट के डेट तक जो भी एक्यूमुलेट हुआ है, यह बैलेंस शीट हमें बतलाता है। अब देखिए, बैलेंस शीट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बैलेंस शीट को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। एक साइड में लाइबिलिटीज, आपका जो लेफ्ट साइड है वो लाइबिलिटीज पार्ट होता है, और जो राइट साइड होता है उसमें एसेट्स होते हैं। लेफ्ट में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स। यह जो फॉर्मेट है इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं, जो कि टी के शेप का होता है। दूसरा जो शेप है, दूसरा जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल शेप में सबसे ऊपर लाइबिलिटी होती है और इसके नीचे एसेट्स को, यानी एसेट्स के आइटम जो हैं वो रहते हैं। ऊपर लाइबिलिटी रहेगा, नीचे एसेट्स के आइटम रहेंगे। जबकि हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स होता है। अब हम ये समझते हैं कि लाइबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। जब भी कोई कंपनी बिजनेस शुरू करती है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उनको फंड की जरूरत पड़ती है। तो लाइबिलिटीज क्या है? वही फंड है। मतलब लाइबिलिटी क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो भी फंड्स चाहिए वो कौन से सोर्सेस है जिससे इस बिजनेस को फंड मिल सकता है, वो सभी सोर्सेस जो है वो क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो सोर्स, और जिन सोर्स से हमें फंड मिला उस फंड का क्या एप्लीकेशन है, उसका क्या यूज हमने किया, वो सारे आइटम जो है वो एसेट्स में आते हैं। इसको और भी हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है ए। हम यहां पे एक इंडिविजुअल पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज कीजिए एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसने 20 लाख का बैंक से होम लोन लिया विथ अ कंडीशन कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ही विल रिपे द लोन। वो टेन्योर हो सकता है 20 ईयर, 30 ईयर, जो भी टेन्योर हो। तो ये 20 ईयर में इस लोन को क्या करेगा? रिपे कर देगा। दैट मीन्स कि ए के ऊपर ये लाइबिलिटी है इस 20 लाख को बैंक के पास चुकाने की। दूसरा ये है कि ये जो 20 लाख इसने लोन लिया, इसमें से इसने एक हाउस को परचेज किया। तो ये हाउस जो क्रिएट हुआ, ये इसका एसेट्स क्रिएट हुआ। दैट मीन्स ये जो इसने लोन लिया, 20 लाख का लोन लिया, ये इसकी लाइबिलिटी है, और ये इसने हाउस जो परचेज किया ये इसका एसेट है। ये जो इसने होम लोन लिया, ये लोन इसका क्या है? सोर्सेस ऑफ फंड। दैट मीन्स की लाइबिलिटी जो है वो सोर्सेस ऑफ फंड है और एसेट जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड है। इसी तरह एक कंपनी के भी केस में ऐसा ही होता है। जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें सोर्सेस ऑफ फंड, जैसे सबसे पहले जो उसकी जो फर्म्स के या कंपनी के जो प्रोमोटर होंगे वो उनमें कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, यानी उनका उसमें से शेयर कैपिटल होगा। कुछ उन्होंने शेयर दिया, उसमें शेयर कैपिटल मतलब अपने हिस्से का फंड उस बिजनेस में लगाया। तो ये क्या हो गया? सोर्सेस ऑफ फंड। तो ये उसकी क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। उसी तरह
हो सकता है उसने कुछ सिक्योर्ड लोन ले लिया बैंक से, कुछ अनसिक्योर्ड लोन ले लिया बैंक से, ठीक है, कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी से या कुछ रिलेटिव से उन्होंने लोन ले लिया। तो ये सारी चीजें जो हो गई वो लायबिलिटीज में है, क्योंकि यहां पे इस कंपनी को बिजनेस करने के लिए फंड की जरूरत थी और ये सारे वे सोर्सेस हैं जहां से इसने फंड को लिया। अब इन्हीं सोर्सेस ऑफ फंड का ये यूज करेगा तो क्या करेगा, जैसे जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ सपोज कीजिए, तो इससे उन्होंने क्या कर दिया, अपना प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी हो गई ये क्या होगी, उसका एसेट्स हो गया। कुछ इन्होंने जो फंड्स यहां से लिए थे वहां उससे उन्होंने क्या खरीदा, कुछ स्टॉक्स खरीदे, तो ये स्टॉक जो हो गया वो इसका क्या हो गया, करंट एसेट्स हो गया, एसेट्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि लायबिलिटीज क्या होगी। लायबिलिटीज जो होते हैं वो सोर्सेस ऑफ फंड होते हैं और एसेट्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं। जो लायबिलिटीज हो गया उसको क्या हो गया, हम ओ कर रहे हैं, और जो एसेट्स हो गया वो हम क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं। मतलब ये हमारी देयता है जिसे हमें चुकाना है, और ये जो है ये हमारा ऑनरशिप है, ये हमारा अधिकार जो हमारे पास है। तो इस तरह से हम लायबिलिटीज और एसेट्स को हम समझते हैं। अब देखिए ब्रॉडली जो लायबिलिटीज है और एसेट्स जो है उसको हम कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, उसको ब्रॉड वे में। तो यहां पे हमने बनाया है, देखिए लायबिलिटीज को हम, सोर्सेस ऑफ फंड्स को हम किसमें ब्रॉडली किस में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको नेटवर्थ, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इस तीन भागों में हम इसको लायबिलिटी को बांट सकते हैं। पहला नेटवर्थ में, दूसरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, और तीसरा हो गया करंट लायबिलिटी में। अब समझते हैं कि नेटवर्थ क्या होता है। ठीक है, सपोज कीजिए ए और बी दो पर्सन हैं जो मिल करके एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। ए एंड बी दो पर्सन हैं, ये मिल करके XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी को बनाते हैं कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। अब ए जो है इसमें 50% और बी जो है इसमें 50%, इन दोनों की इसमें हिस्सेदारी है। ये दोनों मिल करके इस कंपनी में 1 लाख रुपया क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी 1 लाख में 50% अगर ये, तो ये 50,000 दे रहा है, ये 50,000 दे रहा है। तो ये जो है ये प्रोमोटर्स का यानी इसके शेयर होल्डर्स का क्या है, शेयर है 50 और 50। तो ये जो शेयर है, शेयर होल्डर का कैपिटल जो है वो किस में आता है, नेटवर्थ में आएगा। वो किसका पार्ट है, नेटवर्थ का पार्ट है। उसी तरह जब कंपनी स्टार्ट होती है और काम करना शुरू करती है तो धीरे धीरे वो क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करती है। रेवेन्यू जनरेट करेगी तो उसमें कुछ प्रॉफिट भी आएगा, तो उस प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है कंपनी जो है रिजर्व करती रहती है अपने पास। तो वो उसका क्या हो गया, रिजर्व फंड हो गए। यह फंड, रिजर्व फंड वो फंड होता है जिसको किसी इमरजेंसी के केस में या कोई अगर कोई एक्सपेंशन करना हो या और ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती हो या किसी ईयर अगर कंपनी में लॉस हो जाता है तो फिर उसको ऑफसेट करने के लिए उस रिजर्व्स का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर प्रॉफिट एंड लॉस में जो सरप्लस फंड है, मतलब जो प्रॉफिट है, उसको हम क्या, सरप्लस कहते हैं। दैट मीन्स कि नेटवर्थ में क्या आता है, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें और भी आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं, वो आगे हम उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हमको यह समझना है कि जो नेटवर्थ है उसमें क्या होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब हिस्सेदारी, जिसका उस कंपनी में हिस्सेदारी है, उसने जो फंड उसमें इन्वेस्टमेंट किया है उसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसको पेड अप कैपिटल या इक्विटी, इस सब वर्ड से भी जान सकते हैं। दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसा कि मैंने बताया रिजर्व्स क्या होता है और सरप्लस क्या होता है, तो ये नेटवर्थ का पार्ट है। दूसरा है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब देखिए लायबिलिटी तो है, अब क्या है, लॉन्ग टर्म। तो इस लॉन्ग टर्म को हम समझते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा लायबिलिटी जो कि हमें 12 महीने से ज्यादा का पीरियड में हमको उसको रीपे करना है। दैट मीन्स कि ये जो लायबिलिटी है हमारा वो एक लंबे पीरियड के लिए है और लंबे पीरियड तक ये लायबिलिटी हम पे रहने वाली है। मतलब यह जो रिपेबल है इट विल टेक मोर देन 12 मंथ्स। जो भी लायबिलिटी हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसका रिपेबिलिटी जो है वो 12 महीने से ज्यादा का पीरियड रहेगा। मतलब इट इज रीपेबल इन मोर देन 12 मंथ्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सपोज कीजिए
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लॉन्ग, जैसे किसी ने भी इस बिजनेस फर्म ने एक टर्म लोन लिया। अब एक टर्म लोन उन्होंने जो लिया, इसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो 7 ईयर्स है। दैट मीन्स दिस लोन विल बी रीपेएबल इन 7 ईयर्स। तो इसके ऊपर ये लायबिलिटी जो है वो 7 सालों तक रहने वाली है। इसलिए ये टर्म लोन जो जिसका रीपेमेंट 7 ईयर्स है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा। इसके अंदर और भी सारे आइटम्स हैं, उस आइटम्स के नेचर को समझ करके हमें उसको क्लासिफाई करना होगा कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आएगा या नहीं आएगा। तो उस चीज के, उस आइटम्स के नेचर हमें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लॉन्ग, जैसे हमें टर्म लोन है, हमने इसका देखा कि इसका रीपेमेंट जो है 7 ईयर्स है, तो हमको ये समझना होगा कि ये जो है, ये जो लायबिलिटी है, यह कितने सालों में रिपेबल है। अगर ये विद इन 1 ईयर अगर रिपेबल है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में नहीं आकर के आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि इस बैलेंस शीट के डेट से नेक्स्ट बैलेंस शीट का जो डेट होगा उसके पहले ही अगर वो रिपेबल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं और करंट किसको कहते हैं। करंट लायबिलिटी को हम फिर से समझते हैं। एक बैलेंस शीट, मान लीजिए कि 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर हुआ, नेक्स्ट बैलेंस शीट जो है वो भी 31 मार्च को प्रिपेयर होगा, तो दूसरा बैलेंस शीट बनने से पहले ही अगर ये लायबिलिटी जो है हमारा पे ऑफ हो जाता है, पे ऑफ हो गया अगर लायबिलिटी, तो हम उसको क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। दैट मीन्स द करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी विच आर गोइंग टू बी सेटल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, है ना, या बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी। अब समझते हैं कि जो एसेट्स हैं उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो हम जो एसेट है उसको भी हमने 4 भागों में बांटा है। पहला जो है वो कैपिटल या लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब देखिए कैपिटल या लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है। लॉन्ग टर्म एसेट्स वैसे एसेट्स हैं जो कंपनी के पास एक लंबे पीरियड के साथ रहेगा, लंबे पीरियड के लिए रहेगा। जैसे अगर किसी कंपनी के पास प्लांट एंड मशीनरी है जिसका यूज वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गुड्स प्रोडक्शन के लिए करता है, तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट्स है, क्योंकि ये उसको सेल करने के लिए नहीं बल्कि ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है, बिजनेस के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जा रहा है, जो एक लंबे पीरियड के लिए रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो आ गए वो लॉन्ग टर्म एसेट्स के या कैपिटल एसेट्स का पार्ट हो गया। उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स, देखिए इसी को जो कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जैसे मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि जिसको हम देख और छू सकते हैं वो टेंजिबल एसेट्स हो गया। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। उसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स हो गए जिसको कोई फिजिकल रूप नहीं होता है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तीसरा है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब ये समझ लेते हैं कि करंट एसेट्स किसको कहते हैं, जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स क्या है, देखिए जब कोई कंपनी बिजनेस कर रही है तो उसके पास जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स वो लिक्विडेटेड हो जाएंगी, वो सेटल्ड हो जाएंगी, तो उनको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। जैसे हमने समझा कि करंट लायबिलिटी क्या कहते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे करंट है। करंट का मतलब है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और जैसे ही नॉन करंट हम बोलते हैं या लॉन्ग टर्म बोलते हैं, उसका मतलब हुआ मोर देन 12 मंथ्स। सपोज कीजिए कि कंपनी के पास क्या है, रॉ मटेरियल है, तो ये जो रॉ मटेरियल है यह कंपनी ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं करती है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को वो प्रोडक्शन लाइन में लाएगा और फिर उससे मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड बनाएगा, फिर उसको सेल करेगा, और फिर वो सेल जो रियलाइज हो गया, सेल पेमेंट आ गई, तो ये जो पीरियड, ये सारा क्या होता है, मैक्सिमम 12 मंथ्स के अंदर ही ये सारा प्रोसेस होता है। यानी ये जो रॉ मटेरियल है वो किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। यानी जो भी इन्वेंट्रीज है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो या फिनिश्ड गुड हो, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, करंट एसेट्स है। उसी तरह जो डेटर्स होंगे या रिसीवेबल्स होंगे, अगर ये रीपेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स हो, जो कि 12 महीने के अंदर ही अगर सेटल हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स बोलेंगे। कोई बैंक में कोई डिपॉजिट्स अगर जमा किया गया, ठीक है, तो ये ऑन डिमांड वो डिपॉजिट्स कभी भी निकाल सकता है,
बशर्ते इस पे कोई लियन या इनकम्बरेंस ना हो। तो ये डिपॉजिट्स भी क्या हो गया, करंट एसेट्स है। मतलब विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ये कभी भी लिक्विडेट किया जा सकता है, इसको कभी भी रियलाइज किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, करंट। और जो करंट के नेचर का ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट बोलेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है। लायबिलिटीज को हम ब्रॉडली कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये इसको हम नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, मतलब हम इसको ब्रॉडली 3 भागों में जो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसी तरह एसेट्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसको हम ब्रॉडली जो है वो 4 भागों में बांट सकते हैं, कैपिटल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स में। अब देखिए यहां पे ये समझना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह के लायबिलिटीज का यूज हम किस तरह के एसेट्स को क्रिएट करने के लिए हम करते हैं। मतलब जैसे हमने ये पढ़ा कि लायबिलिटीज आर द सोर्सेस ऑफ फंड एंड द एसेट्स आर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो विच फंड्स टू बी यूज्ड ऑन विच एसेट्स, ये भी हमको बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बैंकर हैं या आप कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप गलत सोर्स ऑफ फंड का यूज गलत एसेट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं तो फिर आप बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह के सोर्सेस ऑफ फंड का यूज हम किस तरह के एसेट्स को क्रिएट करने में हम अप्लाई करते हैं, यह बहुत ही जरूरी है। एज ए बैंकर, एज ए बिजनेसमैन, ये इस चीज को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो वी कांट बी ए सक्सेसफुल बैंकर और बिजनेसमैन। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए लायबिलिटी साइड में हमने देखा कि करंट लायबिलिटी, हम ये जानते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या होता है। इसको फिर से एक बार समझते हैं। वैसी लायबिलिटी जो कि हमें विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स पेबल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटी। मतलब यह लायबिलिटी जो है, मान लीजिए कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बना, तो नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग डेट होगी 31 मार्च, उस पीरियड तक ये लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। दैट मीन्स इट इज रियलाइजेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है। अब करंट लायबिलिटी का यूज हम क्या करेंगे, क्या करने के लिए करेंगे, तो चूंकि ये नेचर, इसका लायबिलिटी का नेचर करंट है, इसलिए हम करंट लायबिलिटी का यूज जो है हम सिर्फ करंट एसेट्स को क्रिएट करने में हम करेंगे। इसका नेचर, करंट लायबिलिटी का नेचर क्या है, वो करंट है, इसलिए हम इसका यूज क्या करेंगे, करंट एसेट्स को क्रिएट करने में हम करेंगे, ताकि इस करंट एसेट्स को रियलाइज करके हम ये लायबिलिटी अपना क्या कर सके, खत्म कर सके। दूसरा क्या है, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ से हम किस तरह के एसेट्स हम क्रिएट करेंगे, तो नेटवर्थ से हम देखिए करंट एसेट्स भी क्रिएट करते हैं, क्योंकि नेटवर्थ जो फंड है वो बिजनेस में हमेशा रहने वाला चीज है। मतलब कॉन्स्टेंटली ये पीरियड में नेटवर्थ हमेशा क्या है, अगर इंक्रीज होते रहना चाहिए। अगर नेटवर्थ इंक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि जो इसके प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक को इसमें बढ़ा नहीं रहे हैं, या वो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसको फिर से बिजनेस में डाल नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं होगा। इसलिए नेटवर्थ को हम मानते हैं कि यह बिजनेस में हमेशा ही रहने वाला है, और नेटवर्थ से हम इसका इन्वेस्टमेंट हम करंट एसेट्स में भी कर सकते हैं। नेटवर्थ का यूज करंट एसेट्स को क्रिएट करने में भी किया जाता है, और पर्टिकुलरली नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं इसको क्रिएट करने में हम नेटवर्थ का ही यूज करते हैं। यानी अगर आप नॉन करंट एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं या इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप कहां से क्रिएट करेंगे, उसको नेटवर्थ से करेंगे। नेटवर्थ भी इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑन द कंपनी और द फर्म, क्योंकि जो कंपनी है एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो उसने इस एंटिटी ने, उस कंपनी ने अपना बिजनेस रन करने के लिए अपने जो प्रोमोटर्स उससे क्या है, पैसा लिया है। ठीक है, पैसा लिया है, तो ये भी उस पे क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है ना। अगर कंपनी डिसॉल्व होती है तो उस केस में कंपनी को यह पैसा अपने शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये जो नेटवर्थ है ये भी एक तरह की लायबिलिटी है, और नेटवर्थ से ही नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स को हम क्रिएट करते हैं। नॉन करंट एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट करने के लिए हम करंट लायबिलिटी का हम यूज नहीं करते, इस सोर्स ऑफ फंड का हम यूज नहीं करेंगे। तीसरा जो है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है, यानी इस सोर्स का फंड हम यूज क्या करने में करेंगे, तो हम इसका यूज जो है वो कैपिटल या लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट करने में करेंगे।
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मतलब यह जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है इट इज रीपेबल इन मोर देन 12 मंथ्स, है ना। इसका रीपेमेंट का पीरियड जो होता है एक लंबा होता है, इसलिए हम इससे क्या यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम इससे यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर आपके पास ज्यादा है, मतलब यहां पे अगर आप सोर्सेस ऑफ फंड जो आप ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से आप करंट एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स तो तुरंत रियलाइज हो जाएगा और लाइबिलिटी आप उससे रीपे कर सकते हैं। लेकिन आप करंट लाइबिलिटी से, अभी के लाइबिलिटी से आप लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट आप नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत ही समझना होगा कि चूंकि लाइबिलिटी जो है वो सोर्सेस ऑफ फंड है और एसेट जो है एप्लीकेशन ऑफ फंड है, इसलिए लाइबिलिटी को बहुत ही सोच समझ करके हमको एसेट्स में यूज करना होगा, ताकि इसी एसेट से ही हम इस लाइबिलिटी को क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे करंट एसेट्स के रियलाइजेशन से ही हम क्या करते हैं, ये हमारा जो करंट लाइबिलिटी इसको हम क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं। इसलिए करंट लाइबिलिटी का यूज जो है हमेशा करंट एसेट्स को क्रिएट करने में ही किया जाता है। होपफुली आपको बैलेंस शीट का यह पार्ट समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में हम इस पे और भी डिटेल डिस्कशन में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।